मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। देश भर में डीजल पेट्रोल के ऊंचे दाम लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हैं, लेकिन जो लोग आज केंद्र में सरकार चला रहे हैं, विपक्ष में रहते हुए वही लोग डीजल पेट्रोल के दाम में इजाफा होने पर प्रदर्शन करने निकल पड़ते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उनके कई मंत्री डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर कांग्रेस सरकार को जी भर कर कोसते थे। हम आपको दिखाते हैं कि साल 2010 से लेकर 2014 में सत्ता पर काबिज होने तक क्या कुछ कहते रहे हैं बीजेपी के नेता। नितिन गडकरी: सरकार का जब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते तो उतना टैक्स भी बढ़ता है और टैक्स में राहत देकर गरीबों को राहत दी जा सकती थी, पर सरकार का ये निर्णय जो है ये गरीबों के ऊपर एक प्रकार से अन्याय करने वाला है। राजनाथ सिंह: डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है, जो गरीब हैं। प्रकाश जावड़ेकर: जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। मुख्तार अब्बास नकवी: बाजार माफिया हर 2 महीने में महंगाई पर तेल का तड़का लगा रहे हैं और महंगाई पर इस तेल के तड़के का नतीजा ये हो रहा है कि आम आदमी जो महंगाई से बुरी तरह से पीड़ित है, परेशान है, वो और ज्यादा परेशान हो रहा है। और इन बाजार माफियाओं के साथ साठगांठ करके ये सरकार महंगाई को बढ़ाने में काम कर रही है। नरेंद्र मोदी: जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। स्मृति ईरानी: ने आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए? रविशंकर प्रसाद: आप डीजल बढ़ा रहे हैं, बस का यात्रा बढ़ेगा, मतलब सब्जी अनाज सबका जो आवागमन है वो महंगाई बढ़ेगी, तो ये एक परेशानी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में भारी गिरावट आई है। क्रूड की कीमतें 35 से $40 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं, लेकिन क्रूड की कीमतों में इस नरमी का फायदा घरेलू बाजार में नहीं मिल पा रहा है। अप्रैल 2014 में जब क्रूड ऑयल $105 प्रति बैरल के आसपास था, तब दिल्ली में डीजल करीब 55 रुपए प्रति लीटर बिकता था। इसमें बेस प्राइस, किराया भाड़ा और डीलर कमीशन 45.5 रुपया था। इसके ऊपर सरकार 10 रुपए टैक्स के तौर पर वसूलती थी, यानी 1 लीटर डीजल के लिए आप जितना पैसा देते थे उसका 18% हिस्सा सरकार टैक्स वसूल लेती थी। अब मौजूदा स्थिति की बात करते हैं। अभी क्रूड ऑयल $40 प्रति बैरल पर है। 16 जून के प्राइस ब्रेकअप के मुताबिक दिल्ली में डीजल 75.19 रुपए पर था। इसमें बेस प्राइस, किराया भाड़ा और डीलर कमीशन 25.76 रुपया था। इसके ऊपर 50 रुपए सरकार टैक्स के तौर पर वसूल रही है, यानी 1 लीटर डीजल के लिए आप जितना पैसा दे रहे हैं उसका 66% हिस्सा सरकार टैक्स वसूल रही है। तेल कंपनियों ने 7 जून से रेट बढ़ाने शुरू किए थे। तब से अब तक पेट्रोल के रेट में 21 दिन इजाफा किया गया। इस दौरान पेट्रोल 9.17 रुपए महंगा हुआ है।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। भारत को अगले महीने के आखिर तक पूरी तरह से हथियारों से लैस 6 राफेल फाइटर जेट मिल सकते हैं। पहला राफेल उड़ाने के लिए 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर का चयन किया गया है। उनके साथ एक फ्रांसीसी पायलट भी रहेगा। फ्रांस से मिडिल ईस्ट आने के दौरान फ्रांस एयरफोर्स का एक टैंकर एयरक्राफ्ट हवा में ही राफेल की रिफ्यूलिंग करेगा। मिडिल ईस्ट में विमान उतरेगा और फिर भारत के लिए उड़ान भरेगा। इस दौरान इंडियन एयरफोर्स का विमान राफेल की मिड एयर रिफ्यूलिंग करेगा। राफेल फ्रांस से सीधे भारत के लिए उड़ान भर सकता है, लेकिन छोटे कॉकपिट में 10 घंटे तक की उड़ान पायलट के लिए काफी थकाने वाली हो जाएगी। न्यूज एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि इन राफेल में 150 किलोमीटर तक टारगेट हिट करने वाली मिड-एयर मिसाइल भी रहेगी। इससे चीन की एयरफोर्स के मुकाबले भारतीय एयरफोर्स को काफी बढ़त हासिल होगी। गलवान झड़प के बाद चीन पर नजर रखने के लिए नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी और तैनाती दोनों ही बढ़ा दिए हैं। शनिवार को नौसेना ने जापान की नेवी के साथ मिलकर एक एक्सरसाइज में भी हिस्सा लिया। इसमें भारत के INS राणा, INN कुलिश और जापान के JS कशिमा और JS शिमायुकी ने हिस्सा लिया। हालात पर नजर रख रहे अफसरों ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि अमेरिका और जापान की नौसेना के साथ भी भारतीय नौसेना अपना ऑपरेशन बढ़ा रही है। चीन की नौसेना लगातार इस इलाके में घुसपैठ करती है। 6 जुलाई से सावन मास शुरू हो रहा है। ये भगवान शिव का महीना है। हर साल इस महीने में देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। 6 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, काशी विश्वनाथ, नागेश्वर मंदिर में दर्शन व्यवस्था शुरू हो गई है। शेष 6 ज्योतिर्लिंग केदारनाथ, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, वैद्यनाथ, रामेश्वरम और घृणेश्वर मंदिर में कोरोना वायरस की वजह से अभी दर्शन नहीं हो रहे हैं। जो ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए खुल गए हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भक्तों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद जो टाइम स्लॉट मिलेगा, उसी समय में भक्त मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। 65 साल से अधिक उम्र के लोग और 10 साल से छोटे बच्चों को मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश नहीं मिल सकेगा।